मैं अपने जले हुए हाथों के साथ किचन में बैठी हांडी बना रही थी जब बाहर से आते मेरे शोहर ने आवाज लगाई, साजिदा। अरे ओ साजिदा। मैं गैस का चूल्हा बंद करके बाहर उनके पास दौड़ी चली आई। उन्होंने कहा, जल्दी कमरे में आओ, मुझे तैयारी करनी है। दफ्तर के काम से आज हैदराबाद जाना है और 2 दिन बाद लौटूंगा। मैंने फौरन से उनका बैग उठाया और उसमें 2 सूट डालते हुए कहा कि खाना खा लें, बस तैयार ही है। उन्होंने एक नजर मेरे ऊपर डाली और बोले, नहीं नहीं, रहने दो, जानता हूँ तुम्हारा तैयार खाना भी आधा घंटा ले लेगा, इससे बेहतर है रास्ते में कहीं खा लूंगा। मैंने बैग पैक करके रखा और किचन की तरफ जाने ही लगी कि शोहर के लिए कुछ लेकर आऊं। मैं जानती थी उनसे भूख जरा देर बर्दाश्त नहीं होती कि सास हाथ में ट्रे पकड़े मेरे कमरे के दरवाजे पर पहुंची। उन्होंने कहा, हट जाओ भाई, क्या मैं अपने बेटे को खाली पेट जाने दूंगी? और मेरा शोहर खुश होकर माँ की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये होती है खिलाने वाली नीयत, तुम तो सिर्फ बातें ही बनाना जानती हो। फिर सास ने मुझे किचन में भेज दिया और खुद हाथ से निवाले तोड़ तोड़ कर मेरे शोहर के मुंह में डालने लगी। जाते हुए मेरे शोहर ने मेरे अलावा सब घर वालों को खुदा हाफिज बोला और चले गए। मेरा दिल अब हांडी के नीचे जलते चूल्हे की मानित जल रहा था। ये औकात थी मेरी इस घर में। मैं सुबह आंख खुलने से लेकर रात को बिस्तर पर जाने तक सब लोगों के सारे ही काम किया करती थी और साथ साथ सबकी जली कटी बातें भी सुनती रहती थी। घर में सास ससुर और मेरे शोहर के अलावा उनकी एक कंवारी बहन और 2 भाई भी थे। इन सबको मैं एक आंख नहीं भाती थी। शोहर जो मुझसे मोहब्बत की शादी करके लाए थे, वो भी माँ बहन की बातों में आकर मुझसे रूठे रूठे रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं उनकी उम्मीदों पर पूरी नहीं उतर रही, जबकि उनको बीवी के रूप में अपने लिए एक खूबसूरत महबूबा और अपने घर वालों के लिए काम करने वाली मासी चाहिए थी, जो दोनों ही बनने की मैं भरपूर कोशिश कर रही थी। और घर के काम वाली बनते बनते मैं शोहर की महबूबा ना बन सकी और शोहर की महबूबा बनने के चक्कर में शायद मैं अच्छी मासी नहीं बन पा रही थी। दोनों ही तरफ से मुझे मायूसी नसीब हुई थी। आगे पीछे कोई था नहीं जो मेरी तरफदारी में 2 लफ्ज बोल देता। इसलिए मेरी पीठ पीछे जो पटिया मेरी सास मेरे शोहर को पढ़ा देती, वो ही उनके लिए सच होता और मेरा सफाई में बोला हुआ हर लफ्ज फकत अपनी गलतियां और कोताहियां छुपाना था। मेरी सास और नंद ने आज अपने किसी रिश्तेदार के घर जाने का प्रोग्राम बनाया। क्योंकि मेरे शोहर भी घर पर नहीं थे, इसलिए काम से आज कुछ जान छूटी थी। मैंने अपने लिए और ससुर के लिए ही खाना पकाया था। वो दोनों सुबह होते ही मेरे देवर के साथ निकल गई थी। दोपहर में ससुर को खाना देकर मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब शदीद किस्म के चक्कर आने की वजह से मैं गिरते गिरते जाकर दरवाजे से टकराई और सर पर चोट लग गई। मेरा खून निकल आया तो ससुर देखकर घबरा गए और फौरन रिक्शा पकड़कर मुझे हॉस्पिटल लेकर आए। शुक्र है सास घर पर नहीं थी, वरना उसे मेरी ही कोई चाल बताकर वो काम चोरी का इल्जाम मुझ पर लगा देती। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और खून का एक टेस्ट लिख कर दिया, जिसके लिए उन लोगों ने सैंपल ले लिया और मेरे सर पर नर्स ने पट्टी की तो मैं रिपोर्ट के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर बाद ससुर रिपोर्ट लेकर मेरे पास आए और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोले, मुबारक हो बेटी, तुम उम्मीद से हो। मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का लम्हा था, मुझसे रहा ना गया। मैंने वही शुक्र का सजदा किया और फौरन अपने शोहर शाहिद को फोन करके ये खुशखबरी सुनाई। शाहिद तो मुझसे भी ज्यादा खुश हुए थे। उन्होंने मेरी तबीयत का पूछा और सर पर चोट का सुनकर परेशान हो गए। ससुर को भी उन्होंने मुझे ध्यान से घर लेकर जाने का कहा और बोले कि जब तक मैं नहीं आ जाता तुम बिस्तर से नहीं उठना। शाहिद को फिर से अपने लिए इतना ख्याल करते देखकर मेरी आंखें खुशी से भर आई थीं। उन्होंने हैदराबाद से मेरे लिए कुछ लाने का पूछा तो मैंने उनसे रबड़ी लाने की फरमाइश कर दी। घर पहुंचकर डॉक्टर और शाहिद की तलकीन पर ससुर ने मुझे कमरे में जाकर आराम का बोला तो मैं अपने कमरे में चली आई, जहां बेड पर लेटते ही मेरी आंख लग गई, क्योंकि कमजोरी बहुत थी और डॉक्टर ने खून की कमी बताई थी। मुझ पर काम का बोझ कुछ ज्यादा ही था, जिस वजह से दिन में सोने का वक्त कभी नहीं मिलता था। आज घर में लोग और शोर कम ही था, इसलिए मैं आराम से सो गई थी। शाम तक मैं दवाइयों के जेरे असर सोती ही रही। सास घर लौटी तो मेरी आंख उनके मचाए हुए शोर पर खुल गई। घर में रात के लिए खाना नहीं पका हुआ था
और वो लोग रात का खाना वहाँ से खाकर नहीं आए थे। सुसर ने उन्हें मेरी तबीयत का बताया तो वो आग बबूला हो गई थी और धाड़ती हुई मेरे कमरे में घुस आई थी। उनका गुस्सा बहुत तेज था, इसलिए डरकर मैं उठ गई और उनके हुक्म पर किचन में आ गई थी। उन्हें मेरे सर पर लगी पट्टी से कोई सरोकार नहीं था कि कम से कम पूछ ही लेती कि क्या हुआ है। मैंने कामते हाथों से सबके लिए रोटियां पकाई और सालन बनाया। सब लोग खाकर सोने चले गए थे। मुझे रात गए शदीद बुखार होने लगा और खून की कमी की वजह से सांस भी फूल रही थी। मुझे नींद नहीं आई और कमरे में घबराहट हुई तो मैं सैन में पड़ी चारपाई पर लेट गई थी। मुझे शिद्दत से अपने शोहर के घर लौटने का इंतजार था। एक तो मेरी तबीयत खराब थी और दूसरा उन्होंने बड़े वक्त बाद मुझे 2 बोल मोहब्बत से बोले थे। उन्हें याद करके मेरी आंखें भर आई थी और गुजरा वक्त मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। जब मैं शाहिद से पहली बार मिली थी तब वो मुझे देखकर किस कदर बेचैन हो गया था। हम दोनों ने एक दूसरे को एक शादी की तकरीब में देखा था। वो शादी मेरे एक दोस्त के भाई की थी, जहां शाहिद भी अपने दोस्तों के हमराह आए थे। उस शादी में हम दोनों के खानदान से कोई शामिल नहीं था, क्योंकि वो रिश्तेदारों की शादी नहीं थी। मैं अपनी दोस्त के साथ बारातियों में आई थी और शाहिद भी अपने दोस्त की तरफ से लड़की वालों के घर के काम काज में शामिल था। खाने की मेज पर जब मेरे कपड़ों पर गलती से कोल्ड ड्रिंक गिर गई तो मैं उसे साफ करने एक कोने में खड़ी थी, जहां से गुजरते हुए शाहिद ने मुझे देखा और पूछा कि आपको कुछ मदद चाहिए। मैंने बताया कि मेरे कपड़े कोल्ड ड्रिंक गिरने से गीले हो गए हैं। उसने मुझे टिश्यूज लाकर दिए और मैंने अपने कपड़े साफ कर लिए। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और जाकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसके बाद मुसलसल मैं नोट कर रही थी कि शायद कहीं दूर कहीं पास खड़े होकर सिर्फ मुझे ही देख रहे थे। उनके यूं देखने पर मेरा भी ध्यान बार बार उनकी तरफ जा रहा था और यूं नजरों ही नजरों में हम दोनों ने एक दूसरे की पसंदीदगी को भांप लिया था। उस वक्त तक तो हम दोनों को एक दूसरे का नाम तक भी पता नहीं था और ना ही हम दोनों एक दूसरे को जानते थे। ये सिर्फ और सिर्फ नजरों का एक टकराव था। उसके बाद शादी की तकरीब खत्म हुई। हम सब अपने अपने घर चले गए, क्योंकि हम दूसरे शहर से बारात लेकर आए थे, इसलिए शायद को मेरा अता पता तक नहीं मालूम था। वापसी के वक्त गहमा गहमी और भीड़ के बायस मुझे फिर शायद कहीं नजर नहीं आया, जबकि मेरा बहुत दिल था कि मैं एक बार उसका नाम ही पूछ लेती, लेकिन ये ना हो सका और हम लोग वापसी पर रवाना हुए। दूल्हे के घर पहुंचकर बड़ा जश्न हुआ और वो सारा दिन मैं अपनी दोस्त के घर रही। उसकी भाभी बहुत ही प्यारी थी। मुझे लगा कि शायद शाहिद उनका कोई रिश्तेदार ही होगा। मैं कई दिन तक इस कोशिश में रही कि अपनी दोस्त की भाभी से उस लड़के के मुतालिक कुछ पूछ सकूं, लेकिन ये मुझसे ना हो सका और आखिरकार मैंने उसके फिर मिलने की उम्मीद छोड़ दी। इस बात को 2.5 माह गुजर चुके थे। मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी और हमारा कोई भाई भी नहीं था। मेरे बाद मेरी 2 छोटी बहनें थी। हम तीनों ही क्योंकि अब जवान और शादी के लायक हो चुकी थी, इसलिए माँ बाप को हमारे लिए रिश्ते देखने की फिक्र लगी हुई थी। मेरा बहुत दिल था कि अगर वो लड़का मुझे कहीं मिल जाता जिसे मैंने अपनी दोस्त के भाई की शादी में देखा था, तो शायद मैं उसी से शादी करती, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ जानती तक ना थी, इसलिए घर वालों को शादी के लिए इनकार नहीं कर सकती थी। मेरे घर वालों ने कोशिश की तो जल्दी मेरे लिए रिश्ता आ गया और इनकार की कोई सूरत नहीं बनती थी, इसलिए चुपचाप मैं इस रिश्ते पर खामोश हो गई थी। अम्मा अब्बा ने मेरी मर्जी भी पूछना चाही, लेकिन मैंने फैसला उन्हीं पर छोड़ा था। ना तो इस नए आने वाले रिश्ते पर मैंने कोई तवज्जो दी थी और ना ही लड़के को ध्यान से देखा था। मेरे ख्यालों में बस वही लड़का फिरता था जिसको मैं उस दिन देख कर आई थी, लेकिन उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने खामोशी अख्तियार कर ली थी। रिश्ता तय होने के बाद मेरी मंगनी की रस्म भी होने वाली थी, लेकिन मेरे दिल में ना कोई खुशी थी, ना ही इस रिश्ते में दिलचस्पी थी। मैं एक अनजान इंसान को याद कर करके उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी, जिसने मुझसे ज्यादा बात तक नहीं की थी, लेकिन उसकी नजरों की तपिश मुझे अब भी 3 माह गुजर जाने के बाद वैसी की वैसे याद थी कि उसने किस कदर मोहब्बत से मुझे देखा था और फिर पूरी ही शादी में वो मुझे देखता ही रहा था। मेरी मंगनी पर मेरी वही सहेली भी आई थी जिसके भाई की शादी में मैंने उस लड़के को देखा था। मेरी मंगनी हुई, दूल्हे ने मेरे हाथ में अंगूठी पहना दी। वो लोग रस्म करके वापस चले गए तो मैं अपनी बहनों और सहेलियों के साथ कमरे में आ गई थी। सब लड़कियां मेरे आस पास बैठी दुल्हा और रिश्तेदारों की बातें कर रही थीं। जब मेरी उसी दोस्त ने बताया कि यार मेरे भाई की शादी में एक लड़का आया था जो भाभी के भाई का दोस्त था,
चंद रोज पहले जब भाभी से मिलने उसका भाई आया तो उसने बताया उसके दोस्त को शादी में एक लड़की पसंद आ गई थी और अब वो उससे मिलने की खातिर बहुत बेचैन है। गालिबन वो लड़की कोई मेहमान ही थी, क्योंकि भाभी ने शादी की सारी तस्वीर उनको दिखाई हैं। हमारे रिश्तेदारों में से तो कोई नहीं थी। दोस्त की बात सुनकर मेरे कान खुले रह गए थे। ये मैं क्या सुन रही थी? मेरे दिल से आवाज निकली कि यकीनन ये वही लड़का होगा जिसका ख्याल मुझे दिन रात बेचैन रख रहा था। ये सुनकर खुशी भी हुई कि मैं भी उसे याद थी, लेकिन अफसोस इस बात का था कि अभी अभी मेरी मंगनी हुई थी। अब मेरे लिए दोनों ही बातें बहुत मुश्किल थीं। मुझे उस लड़के का सुराग तब जाकर मिला जब मेरी मंगनी घर वालों ने करवा दी थी। फिर भी हिम्मत करके मैंने अपनी दोस्त से कहा कि मुझे वो लड़का देखना है और उसे बताया कि ऐसा एक लड़का मुझे भी मिला था जिसकी नजरों में मैंने अपने लिए बेपनाह मोहब्बत देखी थी। मेरी दोस्त बोली कि पागल हो गई हो क्या, अभी अभी तुम्हारी मंगनी हुई है। अगर ऐसा कुछ था भी सही तो भूल जाओ। वो पागल दीवाना ना जाने तुम्हें देखकर क्या तमाशा खड़ा कर दे और फिर घर वालों के सामने रुसवा होकर रह जाओ। इसलिए शुक्र मनाओ कि मेरी भाभी के एल्बम में तुम्हारी कोई तस्वीर नहीं थी, वरना वो लड़का तो तुम्हारे पीछे ही पड़ जाता, क्योंकि भाभी को भाई ने बताया था वो बिल्कुल उस लड़की की याद में दीवाना हुआ फिरता है। शुक्र मनाओ वो इसी शहर का नहीं है। दोस्त की बातें सुनकर मैं जरा देर के लिए चुप हो गई थी और मुझे भी लग रहा था कि अब वक्त हाथ से निकल चुका है। सब लोग जब अपने घर चले गए तो मुझे फिर से वो लड़का याद आने लगा था और दिल के हाथों मजबूर होकर मैं सोचने लगी थी कि इस तरह मैं अपने दिल में पलने वाली उसकी मोहब्बत को नहीं झुठला सकती। यकीनन ये मोहब्बत मुझसे ज्यादा ताकतवर थी। अगर मैं अब चुप रही और ये अनचाहा रिश्ता कबूल कर लिया तो जिंदगी भर में हर रात इसी तरह तड़पते हुए गुजारूंगी। जमाने के साथ तो शायद मैं धोखा कर सकती थी, लेकिन अपने दिल को समझाना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। अब मजीद मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मेरे दिल में उसे देखने की तड़प जो पिछले 3 माह से हो रही थी, अब उसका पता मिलने के बाद मैं कैसे उस तड़प को दबा सकती थी। मुझे अपनी सहेली के बाद अपनी बहनों ने भी बहुत समझाया था कि अब तुम्हारी मंगनी हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं जानती और मेरा दिल भी जानता था कि अभी भी मैं उसे हासिल कर सकती हूँ। इसलिए अपनी मंगनी के अगले रोज ही मैं अपनी दोस्त के घर चली आई थी कि मैं उसकी भाभी से मिलकर उस लड़की का कुछ अता पता कर सकूं। वहां पहुंची तो मेरी दोस्त मुझे देखकर परेशान हो गई थी। वो अपनी तरफ से मुझे समझाने की 1000 कोशिशें कर रही थी कि मैं इस बात को दबा दूं कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसके बारे में भाभी से उसके भाई ने बात की थी कि वो अपने दोस्त के लिए मेरी तलाश में था। लेकिन मैंने भी अपनी सहेली की एक न मानी और उसकी भाभी के कमरे में चली आई। उस वक्त वो अपने कमरे में अकेली ही मौजूद थी, इसलिए मुझे उनसे बात करने में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं हुआ था। मैंने सलाम और हाल अहवाल के बाद उनसे कहा कि भाभी, मैंने रिमशा से सुना कि आपकी शादी में आपके भाई के दोस्त को एक लड़की पसंद आ गई थी जिसकी अब आपको तलाश है। तब उसकी भाभी ने कहा, हाँ साजिदा, शाहिद भाई बिल्कुल मेरे भाइयों जैसे ही हैं। उनको जो लड़की पसंद आई थी वो अगर मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मैंने बहुत कोशिश कर ली। शाहिद भाई को मेरी शादी की तस्वीरों में मौजूद कोई भी पसंद नहीं है। उनका कहना है कि वो लड़की कोई और थी। मैंने उनसे कहा कि भाभी, आपकी शादी में मैं भी आई थी और मुझे शादी में एक लड़के की नजरों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत नजर आई थी। जब से लौटी हूँ 3 माह हो गए हैं, एक पल के लिए भी उसे नहीं भूली हूँ। हो सकता है वो लड़का भी वही हो जो मुझे पसंद आया था। तब भाभी ने फौरन अपना मोबाइल खोला और उसकी तस्वीर दिखाकर पूछा कि क्या यही वो लड़का है। मैंने जैसे ही शाहिद की तस्वीर देखी तो मेरे बेचैन दिल को जैसे सुकून मिल गया। मैंने कहा, हाँ यही है। फिर उसकी भाभी ने कुछ सोचते हुए मेरे हाथ से मोबाइल ले लिया और बोली, साजदा, तुम्हारी तो कल मंगनी हुई है ना? मैंने कहा, हाँ, मगर मैं दिल से शाहिद को कबूल कर बैठी हूँ। अब मेरे लिए किसी और को मकाम देना नामुमकिन है। जबकि मैंने सुना है कि शाहिद को भी कई रोज से मेरी तलाश है, तो मैं उसकी खातिर कोई भी रिश्ता कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। इतने में रिमशा भी अपनी भाभी के कमरे में आ गई थी। वो दोनों मिलकर मुझे समझाने लगी कि एक लड़की के लिए रिश्ता तोड़ना इतनी आसान बात नहीं होती। तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि शाहिद को अब तक तुम्हारा पता नहीं चला। इसलिए तुम भी इस बात को भूल जाओ और अपने घर वालों के बारे में सोचो। तुम्हारे बाद तुम्हारे वालिदैन को 2 और बेटियों के फर्ज भी अदा करने हैं। इसलिए अगर तुमने अभी से मंगनी तोड़ दी तो आगे उनके रिश्ते भी नहीं हो पाएंगे।
لیکن میں دل کے ہاتھوں بہت مجبور ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں پر عشق کی پٹی ایسی بندھی تھی کہ میں ایک بار شاہد سے مل کر اپنی محبت کا اقرار کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے بھابھی اور رمشا کی کوئی بات نہ مانی اور میں بھابھی کی منتیں کرنے لگی کہ ایک بار مجھے شاہد سے ملوا دو۔ میری ضد کو دیکھ کر اس نے اپنے بھائی کو کال کی اور بتایا کہ وہ لڑکی مل گئی ہے جس کی شاہد بھائی کو تلاش تھی۔ وہ دونوں اسی روز وہاں سے روانہ ہو گئے تھے اور شام تک رمشا کے گھر پہنچ چکے تھے۔ رات کو مجھے رمشا کی کال آئی کہ شاہد میری خاطر وہاں آ پہنچا ہے۔ میں دن میں رمشا کے گھر گئی تھی، اس لیے اب رات میں نہیں جا سکتی تھی۔ اماں کو ویسے بھی منگنی کے بعد میرا گھر سے زیادہ نکلنا پسند نہیں تھا، لیکن میرے دل کو یہ سن کر بالکل صبر نہیں آ رہا تھا کہ شاید یہاں آیا ہے اور میں اس سے نہ ملوں، اس لیے پوری رات جاگ کر میں نے آنکھوں میں گزار دی تھی۔ اگلے روز میری خوش قسمتی کہ صبح صبح ہی اماں کو خریداری کی خاطر باہر جانا پڑا اور میں موقع پا کر رمشا کے گھر کی طرف نکل پڑی۔ چھوٹی بہنوں نے مجھے جانے سے منع کیا، لیکن میں نہ رکی اور امی سے پہلے لوٹنے کا کہہ کر میں چلی آئی۔ رمشا کی بھابھی کی جیسے مجھ پر نظر پڑی تو وہ فوراً شاہد کو بلا کر لائیں۔ ہم دونوں کی نظریں جیسے ہی ٹکرائیں تو دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ شاہد اور میں نے بیٹھ کر کچھ وقت ساتھ گزارا اور ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ شاہد کو جب پتہ چلا کہ 2 روز پہلے ہی میری منگنی ہو چکی ہے تو میرے قدموں میں بیٹھ گیا کہ ساجدہ، بڑی مشکلوں کے بعد میں نے تمہیں تلاش کیا ہے، اب اگر تم نہ ملی تو میں زندہ نہیں بچ سکوں گا۔ میرے دل میں بھی محبت کا طوفان اسی طرح ہی موجیں مار رہا تھا۔ میں نے کہا کہ شاید تمہارے بنا میں بھی نہیں رہ سکتی، اس لیے میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ میں اس منگنی کو توڑ کر تمہارے ساتھ رشتہ جوڑ سکوں۔ ہم دونوں نے زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا اور پھر میں اپنے گھر چلی آئی۔ گھر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ اماں بازار سے لوٹ آئی تھیں اور میرے صبح گھر سے نکل جانے پر بہت غصہ ہو رہی تھیں۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو اماں نے کہا، لڑکی، تیرے قدم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، اب جلد سے جلد میں تمہیں بیاہ کر تمہاری ذمہ داری سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، اماں، میں اس لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ آپ میری چھوٹی بہن نائلہ کا رشتہ ان لوگوں کے ساتھ رکھ دیں۔ اماں کا پارا پہلے ہی چڑھا ہوا تھا۔ اس نے ایک تھپڑ مجھے زور سے دے مارا اور بولی کہ منگنی ہو چکی ہے تیری، اب اس گھر سے یا تو اسی لڑکے کے ساتھ بیاہ کر جائے گی یا پھر تیرا جنازہ ہی نکلے گا۔ کوئی کھانے پینے کی چیز یا کوئی شو پیس تو نہیں جو میں تیری جگہ نائلہ کو پیش کر دوں۔ ان لوگوں نے دیکھ بھال کر تجھے پسند کیا ہے اور اپنی یہ منحوس زبان تو منگنی سے پہلے ہی کھول دیتی نا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اماں نے اسی روز میری ہونے والی ساس کو پیغام بھیجا کہ آ کر شادی کی تاریخ پکی کر جائیں۔ میں اماں کی منتیں کرتی رہی۔ اماں کے ساتھ ساتھ ابا نے بھی میری ایک نہ مانی اور چٹیا سے پکڑ کر مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ اماں نے مجھے بہت مارا اور اپنا فیصلہ صاف سنا دیا کہ 1 ہفتے میں ہی تجھے اس گھر سے رخصت کر دوں گی۔ میں نے شاہد کو اپنانے کا پکا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے ایک روز رات کو اپنے ساتھ 2 جوڑے لے کر گھر سے نکل پڑی اور سیدھا شاہد کے شہر کا رخ کر لیا۔ میں جو کبھی گھر سے نہیں نکلی تھی، آج اتنی ہمت بڑھ گئی تھی کہ دوسرے شہر تک کا سفر اکیلے طے کیا تھا۔ شاہد سے جب سے ملی تھی تو اس نے اپنے بارے میں سب کچھ مجھے بتا دیا تھا۔ میرے پاس اس کا فون نمبر، ایڈریس، سب کچھ تھا، اس لیے مجھے جانے میں زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اگلے روز ہی میں شاہد کے گھر کے دروازے پر تھی۔ یہ بھی صبح سویرے کا وقت تھا۔ جب میں نے ان لوگوں کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو شاہد کے والد نے آ کر دروازہ کھولا تھا اور مجھے سامنے دیکھ کر وہ ہکے بکے رہ گئے تھے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے جب پوچھا کہ کس سے ملنا ہے تو میں نے جب شاہد کا نام لیا تو وہ زور سے بولے، شاہد سے کیوں ملنا ہے؟ اتنے میں شاہد کی ماں کے کانوں تک بھی یہ آواز پہنچ چکی تھی کیونکہ وہ بھی قریب ہی رکھے چارپائی پر بیٹھی تھی، جو جلدی سے اٹھ کر دروازے پر آ گئی تھی اور مجھے دیکھ کر وہیں سے لوٹ جانے کا کہنے لگی۔ پہلے تو ان لوگوں نے یہ ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا کہ یہاں کوئی شاہد واحد نہیں رہتا، لیکن میں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر آئی تھی تو اب یہاں سے واپس کہاں جاتی؟ ڈیٹ بنی انہی کے دروازے پر کھڑی رہی۔ اتنے میں پوچھ تاچھ اور شور بڑھا تو شاہد کا چھوٹا بھائی جا کر شاہد کو بلا کر لایا۔ جب شاہد کو پتا چلا کہ اس سے ملنے دروازے پر کوئی لڑکی آئی ہے تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ میں ہی ہوں گی۔
वो उस वक्त नींद की हालत में अपने कमरे में सोया हुआ था और मेरा सुनते ही बहुत परेशान होते नंगे पैर ही दरवाजे पर आ पहुंचा था, जहां उसकी माँ खड़ी मुझसे अभी तक लड़ झगड़ रही थी कि हमारे गले में कोई मुसीबत डालने की जरूरत नहीं, अभी वापसी का रास्ता पकड़ो। लेकिन शाहिद ने आकर उनकी सारी बातें मानने से इनकार कर दिया था और बोला कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और ये मेरी खातिर यहाँ आई है, तो अब मैं इसे वापस नहीं लौटा सकता। इसके माँ बाप इस पर बहुत गुस्सा कर रहे थे कि ये कैसी मुसीबत तुम हमारे ऊपर मुसल्लत करने जा रहे हो। अगर पीछे से इसके घर वालों ने कोई बड़ा कदम उठा लिया तो फिर क्या करेंगे। शाहिद ने कहा कि मैं हर चीज की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर लेकर आया। हम दोनों सहन में सबके बीच बैठे थे और उसके वालिदैन खा जाने वाली नजरों से मुझे घूरे जा रहे थे। शायद जरा देर के लिए इधर उधर होता तो वो मुझे कहती कि अभी निकल जाओ वरना जिंदगी भर पछताओगी, लेकिन मेरे ऊपर भी शायद की मोहब्बत का भूत सवार था। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली थी और अब तो शायद का साथ भी हासिल था। मेरी ताकत और बढ़ गई थी। मैंने अपनी माँ की नहीं सुनी थी तो सास की कहाँ से सुनती, इसलिए मैं शाहिद के साथ बहुत खुश थी। पूरे एक हफ्ते से मैं उनके घर रह रही थी, लेकिन शाहिद के वालिदैन उसे मेरे साथ निकाह करने नहीं दे रहे थे। उन्हें लगता था कि मेरे घर वाले अगर इस बात को लेकर कोई बड़ा कदम उठाएंगे तो मुसीबत गले पड़ जाएगी, इसलिए अभी निकाह करना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन एक हफ्ता खैर खैरियत से गुजर गया था। मैंने रिमशा से बात की तो पता चला मेरी छोटी बहन नाइला की शादी मेरे पिछले मंगेतर से कर दी गई थी और मेरे घर वालों ने मुझसे लातल्की का इजहार खुल्लम खुल्ला कर दिया है। मैंने शाहिद को ये बात बताई और फिर हम दोनों ने कोर्ट में जाकर निकाह कर लिया। अब मैं बाकायदा शाहिद की बीवी बनकर उस घर में आ गई थी, इसलिए मुझे यहाँ से निकाले जाने का कोई डर नहीं था। हमारी शादी के शुरू शुरू के दिन थे। जिंदगी बहुत सुहानी लगने लगी थी। शाहिद की तवज्जो और मोहब्बत मुझे भरपूर हासिल थी। मेरे पांव जमीन पर नहीं रहते थे। किस तरह मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर मुझे मिल जाएगा। शाहिद के लिए मेरी हर बात हुक्म का दर्जा रखती थी। मेरे मुंह से जो लफ्ज निकलता था वो उसे पूरा करना अपना आखिरी मकसद समझ लेता था। उन दिनों शाहिद की कोई नौकरी नहीं थी। वो अपने वालिदैन से ही खर्चा लिया करता था। उनके घर के हालात भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थे। मेरा ससुर एक रिटायर्ड सरकारी स्कूल का टीचर था, जिसकी आने वाली पेंशन से बस घर का राशन ही पूरा होता था। अब शायद क्योंकि शादीशुदा था तो वो अपनी तरफ से भी छोटी मोटी मजदूरियां करता और मेरे लिए कभी खाने तो कभी पहनने के लिए चीजें लेकर आता था, जो देखकर उसकी माँ और बहन मुझसे बहुत जलती कि किस तरह मेरा जादू उस पर चल गया। शायद वैसे तो अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन नौकरी मिलना इतना आसान बात नहीं थी, इसलिए वो कोशिश में लगा हुआ था। घर वालों ने मुझसे शादी के बाद उसे बिल्कुल फरामोश कर दिया था, क्योंकि हमें साथ खुश कोई नहीं देख सकता था। बस मेरे ससुर थे जो थोड़ा बहुत मुझसे कभी और शाहिद से बोल लिया करते और शाहिद को जेब खर्च भी देते। एक रोज मैं सैन में झाड़ू लगा रही थी जब शाहिद मामूल से जरा पहले घर लौटे थे। उनके हाथ में मिठाई का एक डिब्बा था और अक्सर मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर ही आते थे, लेकिन मिठाई देखकर मुझे हैरानी हुई। फिर उन्होंने मिठाई मुझे खिलाते हुए कहा कि तुम्हारी खुशबख्ती के बाइस देखो, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। अब मैं जिंदगी भर तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। अभी उन्होंने ये कहा ही था कि उनकी बहन ने दौड़कर उनके हाथ से मिठाई का डिब्बा खींचा और माँ के पास लेकर गई कि देखो भाई को बड़ी नौकरी मिली है, अब हमारे दिन बदलेंगे। वो ही दिन था जब मेरी सास और नंद ने मेरे शोर को मुझसे दूर करने में कोई कसर ना छोड़ी। उस दिन से उसकी माँ ने मेरे शोर पर प्यार लुटाना शुरू कर दिया था, जो पहले हमारी शादी होने की वजह से अपने बेटे से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। अब वो उन पर वारी वारी जाने लगी थी। यहाँ तक कि मेरा शोर जब शाम को ऑफिस से घर लौटता तो उसे मेरे कमरे तक आने का मौका नहीं मिलता था और उसकी माँ बहन उसे सीधा अपने साथ लेकर जाती। वो उनके साथ खाता पीता बातें करता। वो इस कदर उसे मसरूफ रखती कि मुझसे याद ही ना होती। कभी कभार वो मुझे भी वहीं आकर बैठने का कहता था, नहीं तो जब बहन से कहता भाभी को बुलाकर लाओ तो वो उनकी बात टाल देती। अब सास और नंद ने मुझे भी घर के कामों पे लगा दिया था और शोहर के आने के वक्त में किचन में ही बैठी रहती थी। कभी किसी के लिए चाय बनाती तो कभी कोई पराठे की फरमाइश, तो कभी बर्तन धोकर ही बाहर निकलने का हुक्म मिल जाता था। शोहर पर भी काम का बोझ था। वो थक कर आता तो खाना खाते ही उसे नींद आने लगती। कई बार वो शिकायतें करता कि तुम करीब नहीं आती, अब दूर दूर रहती हो,
پھر میں کام میں مصروفیت کا بتاتی تو کہتا چلو اچھا ہے، اب میری ماں بھی تم سے خوش ہے، کبھی اسے شکایت کا موقع نہ دینا۔ اور یوں میں بس گھر کے جھمیلوں میں ہی پھنستی چلی گئی۔ رات دیر تک یہی سب اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ چکی تھی۔ صبح گھر میں سب سے پہلے چڑیوں کی آواز پہ میری آنکھ کھلی تو ابھی تک میرا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ مجھے بخار کی وجہ سے سردی لگنے لگی تھی، اس لیے میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی، جہاں بستر پر تھوڑا سکون محسوس ہونے لگا، اور میں چادر اوڑھ کر پھر سے سو گئی۔ آج صبح دیر تک مجھے کسی نے نہیں جگایا تھا، بلکہ 10 بجے میری آنکھ شوہر کی آواز پر کھلی، جو اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ اماں آپ فکر نہ کریں، ابھی اس کی خبر لیتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر میں ڈر سے کانپ گئی کہ نہ جانے ساس نے کون سی شکایت لگائی ہوگی۔ میں دوڑی باہر آئی تو میری ساس نے اپنا سر دوپٹے سے باندھا ہوا تھا اور میری نند پاس بیٹھی وہ ربڑی کھا رہی تھی جس کی میں نے کل شوہر سے فرمائش کی تھی۔ شاہد کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ غصے سے بولا، ساجدہ آخر تم کس مرض کی دوا ہو؟ اماں کو اتنا بخار ہے اور گھر میں کسی نے صبح کی چائے تک نہیں پی ہے۔ تم رات میں کیا گھر کی چوکیداری کر رہی تھی جو ابھی تک سوئی ہوئی ہو؟ وہ تو میرا لحاظ کرتے اماں نے تمہیں نہیں جگایا، ورنہ جانتی ہو نا تو تمہیں کھینچ کر کمرے سے باہر نکالتی، اور میں کبھی اپنی ماں کو نہیں روکوں گا کہ وہ اپنے گھر کے معاملے میں خود مختار ہیں۔ شاہد کے اتنے سخت الفاظ سن کر میری آنکھیں بھر آئیں اور میں اپنے آنسو چھپاتی کچن میں چلی آئی۔ میری نند دیور کی طرف منہ کر کے ہنس رہی تھی کہ کیسے ان لوگوں نے صبح صبح مجھے ڈانٹ پڑوائی تھی۔ مجھے شاہد پر بہت تعجب ہوا تھا، وہ کل تک تو فون پر کتنی محبت سے بات کر رہا تھا، اور آج اسے کیا ہو گیا تھا وہ جو مجھے ڈانٹنے پر اتر آیا تھا۔ میں صبح کا ناشتہ بنانے کی خاطر آٹا گوندھ رہی تھی جب میں نے دیکھا کہ سسر میرے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے نہ جانے شاہد سے ایسا کیا کہہ دیا کہ شاہد جلدی ہی میرے پاس کچن میں چلے آئے تھے، اور سامنے رکھی چارپائی پر بیٹھ کر انہوں نے میرا جھکا ہوا چہرہ اپنے ہاتھ سے اوپر اٹھاتے ہوئے کہا تھا، ساجدہ تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے۔ تبھی میری آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے تھے۔ جب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کیے تو انہیں میرے بخار کی تپش بھی محسوس ہوئی۔ انہوں نے فوراً مجھے آٹا وہیں چھوڑ کر اٹھنے کا کہا اور اپنی بہن کو بلا کر روٹیاں پکانے کو بولا۔ وہ غصے سے مجھے گھورنے لگی اور شاید مجھے لے کر باہر آیا۔ اس نے مجھے چارپائی پر بٹھایا اور پھر سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر مجھے پانی پلایا۔ آج ناشتہ بھی اس نے میرے ساتھ ہی کیا اور پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر آیا۔ ڈاکٹر نے اسے میرا بہت زیادہ خیال رکھنے کی تلقین کی تو شاہد اب میرا خیال پہلے کی طرح رکھنے لگا تھا، جو اس کی ماں اور بہن کو ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ پھر بھی شاہد کے آگے اب میرے خلاف بولنے کی ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ شاہد اپنے آنے والے بچے کو لے کر بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ وہ اس لیے میرا بھی خیال رکھ رہا تھا۔ میرے حمل کے 3-4 ماہ بہت ہی سکون سے گزرے تھے۔ 5ویں ماہ مجھے ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کا کہا تھا۔ اس دن میں صبح سے ہی تیار ہو رہی تھی کہ آج الٹرا ساؤنڈ کے لیے جانا ہے۔ میں نے شوہر کو فون کر کے جلدی آنے کا کہا تھا۔ میری ساس جو اس حمل کے شروع سے ہی مجھ سے بیر پال کر بیٹھی تھی، شاہد کے گھر آتے ہی ساس بھی چادر اوڑھ کر آ گئی کہ میں بھی ساتھ چلوں گی۔ وہ بولی، دیکھ لینا شاہد بیٹے، اگر اس عورت نے بیٹی پیدا کر دی تو وہ بھی اسی کے جیسی بد کردار ہوگی اور ایک دن تیرا سر شرم سے نیچا کر دے گی، وہ بھی اپنی ماں کی طرح بھاگ کر شادی کر لے گی۔ یہ سنتے ہی میرے شوہر کا پارا چڑھا اور وہ بولا، ساجدہ اگر تو نے بیٹی جنی تو تجھے اس کے ساتھ ہی دفن کر دوں گا۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا شاہد کی سوچ پر کہ وہ کس طرح جلدی میں اپنی ماں کی باتوں میں آ کر مجھے تانے دینے لگا تھا، جبکہ میں نے اسی انسان کی محبت کی خاطر گھر چھوڑا تھا۔ لیکن میں اب ایسی حالت میں تھی کہ پلٹ کر جواب بھی نہیں دے سکتی تھی کہ میری طبیعت ہی بگڑنے لگتی تھی۔ میری ساس ہر بار کی طرح اس بار بھی میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ جب الٹرا ساؤنڈ ہوا تو ڈاکٹر نے ساس اور میرے شوہر کے سامنے مجھے بیٹی بتائی تھی۔ وہ دونوں خون آلودہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے تھے۔ نہ جانے کیسے انہوں نے اسپتال میں زہر کا گھونٹ پی کر چپ سادھ لی تھی، کیونکہ راستہ بھر ساس کے ساتھ ساتھ شاہد بھی مجھے دھمکائے جا رہا تھا کہ تیری خیر نہیں۔ گھر پہنچتے ہی ساس نے دروازے پر مجھے ایسی لات ماری کہ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا ہوا، وہ لوگ کب مجھے ہسپتال لے کر گئے اور میں کتنی دیر بے ہوش رہی، لیکن جب ہوش آیا تو ایک بہت بڑا معجزہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ अस्पताल में मेरे सरहाने मेरी माँ बैठी थी, जो मेरे सर में हाथ फेर कर मुझे प्यार कर रही थी। मैंने होश संभाल कर देखा तो सारे ही घर वाले मेरे इर्द गिर्द मौजूद थे। मेरी सास ने आगे बढ़कर मुझसे माफी मांगी और शाहिद ने तो मेरे पांव तक पकड़ लिए कि हमें माफ कर दो। अम्मी ने मेरा माथा चूमा, शुक्र अदा किया कि मैं बच गई थी। फिर शाहिद ने बताया कि मेरे पेट में लगने वाली चोट के बाइस मेरा बच्चा मर गया था और डॉक्टर ने मेरे भी बचने की उम्मीद नहीं बताई थी, इसलिए मेरे ससुराल वालों ने मेरे मेके भी खबर भेज दी थी। लेकिन मेरी माँ ने मेरे पास बैठकर मेरी जिंदगी के लिए इतनी दुआएं मांगी थी कि मैं मौत के मुंह से वापस आ गई थी। फिर मैंने भी शुक्र अदा किया कि एक कुर्बानी के बाद ही सही मुझे माँ और शोहर दोनों का प्यार मिला था।